Hi, this is a video which covers all of the key points that you need to know about a not-for-profit company, that is an association not-for-profit formed under the Companies Act 2017. This chart provides an overview of all of the points that will be covered. By way of introduction, let me put the topic in context. अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को एक एसोसिएशन फॉर्म करनी है ताकि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ कर सकें, तो वो किसी और कानून में क्यों नहीं जाते? बिकॉज़ और भी तो कानून अवेलेबल हैं, और भी लॉज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इस तरह की एसोसिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज़ एक्ट 2017 के अंडर एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करने का एक फ़ायदा होता है, और वो ये है कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर यह ज़रूरी नहीं होगा कि इस एनपीओ के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड ऐड करें, जो कि आम तौर पर हर कंपनी के ऊपर लाजिम होता है। ये पॉइंट एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक गरीब आदमी हैं एंड आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। अगर आपके मोहल्ले में 2 हॉस्पिटल्स हैं और उनमें से एक हॉस्पिटल का नाम है कैंसर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी हॉस्पिटल का नाम है सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल, अब आप डिसाइड करें कि ये गरीब आदमी कौन से हॉस्पिटल जाएगा। तो प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड देखते ही सुनते ही हमें फ़ौरन ये इम्प्रेशन आता है कि यहाँ पर यकीनन रेट्स ज़्यादा होंगे, और जहाँ पर ये वर्ड नहीं लगा हुआ होता है एंड में प्राइवेट लिमिटेड, तो हम ये समझते हैं कि ये चैरिटेबल इदारा है और यहाँ पर रेट्स मुनासिब होंगे। तो इसीलिए कंपनीज़ एक्ट 2017 यानी कि कंपनी लॉ एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो एक एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ कर सकें। इस तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस यूजुअली लिमिटेड बाय गारंटी होती है, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ना कि लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में नॉट फॉर प्रॉफिट वाले फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट्स को अपनी जेब में नहीं डाल सकते। तो अब सवाल ये है कि इन प्रॉफिट्स का करना क्या है। सिंपली ये प्रॉफिट्स आपको अपनी कंपनी के गोल्स को प्रमोट करने में री इन्वेस्ट करने होंगे। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड की रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस कौन से हैं? तो जस्ट लुक एट सेक्शंस 42 to 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एज वेल एज टेबल F, which is part of the same act, and in addition to that look at SECP's 2018 regulations, which are specifically dealing with associations not for profit and other charitable organizations. Quick overview of the sections is as follows. Section 42 deals with the criteria, that is the conditions for being granted a license, as well as the reasons on the basis of which the license can be revoked. Section 43 deals with the effects of the revocation of the license, and Section 44 deals with the penalties that will be imposed. Okay, so let's look at the criteria in more detail. The criteria for license involves first and foremost that an association not for profit formed under the Companies Act should be registered as a public limited company without the addition of the word limited at the end of its name. Other than this general requirement, there are 4 major requirements. पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपना ऑब्जेक्ट स्टेट करना होता है, और ये ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास 11 डिफाइंड ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी के लिए अपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इन 11 डिफाइंड कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करते तो आप सिंपली स्टेट कर सकते हैं कि आप किसी और यूज़फुल ऑब्जेक्ट के लिए अपनी एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये 12th कैटेगरी बेसिकली ओपन एंडेड है, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको स्टेट करना होगा कि आपका यूज़फुल ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि आपकी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सोसाइटी के लिए किस तरह बेनिफिशियल होगी। इन शॉर्ट, पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपको अपना मकसद स्टेट करना होगा कि आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 2, आपको ये स्टेट करना होगा कि आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स, आपका इरादा यह है कि आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए री इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3, आपको एक प्रोहिबिशन लगानी होगी ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू द कंपनीज मेंबर्स। नंबर 4, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स किसी भी तरह से पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ना ही अभी और ना ही फ्यूचर में किसी भी टाइम पे। याद रखें कि इन कंडीशंस के अलावा जो कि सेक्शन 42 में स्टेटेड हैं, इसके अलावा SECP
रेगुलेशंस इशू करता है। एट द मोमेंट रेगुलेशंस 2018 हमारे लिए रेलेवेंट हैं और इन रेगुलेशंस में कुछ फर्दर कंडीशन स्टेटेड होती हैं जिनको कि एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा टेबल F इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2017 प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक फॉर्म जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए प्रोवाइडेड है इन टेबल F टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो सकता है। वंस अगेन द रेलेवेंट सेक्शन इज़ सेक्शन 42 जिसमें के काफ़ी सारे रीज़न स्टेटेड हैं जिनकी बेसिस पे लाइसेंस रिवोक हो सकता है। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स ये हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी NPO फ्रॉड में इन्वॉल्व है या किसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या फिर किसी भी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है। याद रखें कि ऑब्वियसली सारे ही रीज़न्स अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। बाकी रीज़न्स आप सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट में देख सकते हैं। इस सेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका लाइसेंस डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक NPO क्रिएट की है एंड किसी भी रीज़न की वजह से कमीशन इज़ गोइंग टू डिसाइड या SECP इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपका लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए, तो आपको एक राइटिंग में नोटिस मिलेगी कि उनका ये इरादा है एंड आपके पास एक मौका आएगा, यानी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको कि आप अपनी NPO को डिफेंड करें, आपका लाइसेंस रिवोक ना किया जाए। उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है रिलेटेड टू द इफ़ेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर एक NPO का लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है तो उसके ऊपर 3 रिक्वायरमेंट्स इम्पोज हो जाती हैं। नंबर 1, द NPO इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ इमीडिएटली एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ एनी मनी दैट इज़ ओड टू इट। Number 2, the company is not allowed to receive any further donations from any source. Number 3, सारे एसेट्स जो कंपनी के पास हैं आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल डेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो भी नेट एसेट्स बचते हैं वो सारे एसेट्स कंपनी को ट्रांसफ़र करने होंगे एक और नॉन प्रॉफिट इदारे को, और वो नॉन प्रॉफिट इदारा प्रेफरेबली एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो आपकी NPO से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक कैंसर रिसर्च फाउंडेशन है तो आप प्रेफरेबली अपने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो अगेन कैंसर रिसर्च से डील करता है। एंड अनलेस ये कमीशन आपको अलग से एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे, आपको ये ट्रांसफ़र प्रोसेस यानी ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स टू अनदर NPO विथ प्रेफरेबली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, आपको ये प्रोसेस विद इन 90 डेज़ कंप्लीट करना होगा। हाउएवर, वाइंडिंग अप प्रोसेस में जो खर्चा इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए आप एक रीज़नेबल, एक मुनासिब सा अमाउंट रिटेन कर सकते हैं ताकि आप वो एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आपको विद इन 15 डेज़ रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सबमिट करानी होगी कि आपने कंप्लायंस कर ली है इन 3 रिक्वायरमेंट्स की। अच्छा, रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद आप वेट करेंगे कि रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ले। उसकी एक्सेप्टेंस के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए और इस NPO को अब रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी ताकि इस NPO का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। ओके, रेवोकेशन का लास्ट इफ़ेक्ट ये है कि लेट से एक NPO है जिसका कि लाइसेंस रिवोक हो गया है, उसका नाम था ABC, एंड अब दूसरी NPO है जिसका नाम है XYZ। इसको ABC NPO ने अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं जैसा कि रिक्वायर्ड था। अब याद रखें कि जो ABC NPO के मेंबर्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि वो XYZ NPO यानी कि जिसको ABC NPO ने अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं उसका पार्ट नहीं बन सकते। ये बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिकल रिक्वायरमेंट है, वरना कोई पॉइंट ही नहीं रहा वो पहली NPO का लाइसेंस रिवोक करने का अगर दूसरी NPO में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के बाद सेम ही मेंबर्स शिफ्ट हो जाते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स पार्ट बन जाते हैं उस दूसरी NPO का। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। Now the last section that you need to know about is section 44, which mentions that if a company that is an NPO fails to comply with any of the rules, laws and regulations, then a penalty not exceeding level 2 can and will be imposed on the company. Okay, I hope you find this review useful for your exams. Good luck.